नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य का खेल का प्रथम अध्याय ठेस। बरसात का मौसम था। दोपहर ढल चुकी थी। स्कूल से बच्चे घरों की ओर लौट रहे थे। छुट्टी हो जाने से उनके मन का बोझ कम से कम आज के लिए खत्म हो गया था। मन में घर जाकर डंडा या कंचे खेलने का उत्साह उमड़ उमड़ पड़ता था। आंतरी गांव की बस्ती से पाठशाला काफी दूर थी। बीच में लंबे चौड़े खेतों को पार करना पड़ता था। खेतों के बीच थोड़ी पगडंडियों पर बालकों के झुंड दिखाई दे रहे थे। उनमें बसंत और उसकी बहन लता भी थे। ये दोनों भाई बहन बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। देखते देखते आसमान में घटाएं छा गई। बूंदें टपकने लगी। बालकों में भगदड़ मच गई। वे बस्ते सिर पर रखकर भागने लगे। बरसात तेज होने लगी। बसंत ने देखा आसपास कोई नहीं था। पीछे थोड़ी दूर पर एक लड़की छाते के नीचे चली आ रही थी। बसंत ने अपनी चाल धीमी कर दी और लड़की की प्रतीक्षा करने लगा। छाते वाली लड़की के पास आने पर बसंत ने उसे पहचान लिया। वह उसके गांव के जमींदार की लाडली बेटी रानी थी। बसंत ने अपनी बहन से कहा, लता, वह देखो, रानी आ रही है। उसके पास छाता है। तुम उसके साथ छाते में चली जाओ। और तुम? लता ने पूछा। मेरी फिक्र मत करो, मैं तो लंबे डग भरता हुआ भी घर पहुंच जाऊंगा, बसंत बोला। लता ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। बसंत भी चुप रहा। दूसरी ओर से रानी सिर पर छाता लिए चली आ रही थी। वह कभी छाता टेढ़ा कर आसमान की ओर देखती, कभी इन दोनों की ओर। उसकी चाल में अमीरी की अकड़ थी। अचानक बूंदें तेज होकर बरसने लगी। लता से अब न रहा गया। वह उसके पास जाकर बोली, रानी, मुझे अपने छाते में ले लो, बारिश तेज हो गई है। रानी ने उसे अपने छाते में नहीं लिया और गर्व से बोली, तो मैं क्या करूं? मैंने रेशमी कपड़े पहन रखे हैं। वे तुम्हारे कपड़ों से लगकर मैले हो जाएंगे। अगर बापू को पता लग गया तो वह नाराज हो जाएंगे। लता ने दीन होकर फिर कहा, ऐसा क्यों करती हो रानी? ले लो ना मुझे अपने छाते में, नहीं तो मैं भीग जाऊंगी। मुझे सर्दी लग जाएगी। स्कूल की गैर हाजिरी हो जाएगी। पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। बापू को कैसे पता लगेगा? रानी मन ही मन लता से जलती थी। इसका कारण था लता का होशियार होना। लता हर परीक्षा में पहली श्रेणी से उत्तीर्ण होती थी। देखने में भी अति सुंदर थी, रेशम की गुड़िया की तरह सुंदर। पर पैसा ऐसी चीज है जो सब कमियों पर चादर डाल देता है। रानी कुरूप थी तो क्या हुआ, वह थी तो अमीर बाप की बेटी। परीक्षा में भी उसके बहुत कम नंबर आते थे, फिर भी उसे अपने बड़ेपन पर नाज था। अपने सामने वह पाठशाला के सभी सहपाठियों को कम समझती थी। लता की ओर उपेक्षा भरी नजर से देखती हुई तुनक कर वह बोली, ना बाबा, बापू को पता लगे या ना लगे, मैं तुम्हें अपने साथ छाते में नहीं ले जाऊंगी। और तुम भीग जाओगी तो क्या? वैसे भी ये कपड़े मैले हैं, बारिश के पानी से धुलकर उजले हो जाएंगे। और वह एक ओर हटकर घमंड से इतराती हुई चलने लगी। बेचारी लता मन महसूस कर रह गई। वह कहती भी क्या? चुपचाप से हटकर बसंत के साथ साथ चलने लगी। उसने बसंत की ओर अपमान के कारण देखा तक नहीं, लेकिन बसंत के मन में रानी के इस व्यवहार से गहरी ठेस पहुंची। उसने अपनी बहन को धीरे से पुकारा, लता। लता ने उसका उत्तर नहीं दिया। नीली कजरारी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकल पड़े। बसंत उस गुमसुमी को तोड़कर बोला, आओ भागकर सामने वाले बिंदु हलवाई की दुकान के नीचे खड़े हो जाएं। चलो, लता बोली। दोनों ने किताबों के ऊपर टीन की स्लेटें रखकर सिर पर धर ली, जिससे किताबें न भीगे, और दौड़कर हलवाई की दुकान के नीचे खड़े हो गए। बारिश अब बहुत तेज होने लगी थी। बिंदु की दुकान पर भीड़ नहीं थी। एक और भट्टी पर कड़ाही में दूध खौल रहा था। बिंदु दुकान पर अपनी जगह पर नहीं था, वह अंदर भोजन कर रहा था। भट्टी की गर्मी से बसंत और लता की कपकपी दूर हो गई। लता ने किताबें बेंच पर रख दी और दोनों हाथों से फ्राक का निचला हिस्सा निचोड़ने लगी, लेकिन वह इतना पुराना हो गया था कि उसे निचोड़ते ही फट गया। लता को स्वयं पर गुस्सा भी आया। वह सोचने लगी,
मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, जब मुझे यह पता है कि घर में पहनने के लिए इसके अलावा दूसरी फ्रॉक नहीं है, तो हमें इस समय पहने हुए फ्रॉक को निचोड़ने की क्या जरूरत थी। तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास एक और फ्रॉक है, पुरानी, बहुत पुरानी, आसमानी रंग की फ्रॉक। उस फ्रॉक की याद आते ही उसका कुम्हलाया हुआ चेहरा पुनः खिल उठा। अब तक बारिश थम गई थी, यदा कदा बादलों में बिजली चमक जाती थी। लता ने कहा, आओ बसंत चलें। चलो, बसंत ने अपनी किताबें उठाकर कहा और दोनों भागते हुए घर चल दिए। घर में दादी माँ शाम की रोटी के लिए अंगीठी सुलगा रही थी। छोटा सा कमरा धुएं से भर गया था। धुआं कुछ कम होने पर बसंत और लता ने अंदर कदम रखा। उन्हें देखते ही दादी माँ व्यंग से बोली, आ गए नवाब साहब और शहजादी साहिबा। बरसात के दिन है, स्कूल न जाते तो तुम्हारा कौन सा खजाना लुट जाता। लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया, न ही उसकी बात का बुरा माना। वे दादी माँ की जली कटी बातें सुनने के आदी हो गए थे। दादी का बर्ताव ठीक नहीं था, वह हमेशा इसी तरह पेश आती थी। दादी माँ बहुत ही कंजूस थी। जमींदार के यहाँ काम काज करके अपना, बसंत और लता का गुजारा करती थी। उसका अपना एक बेटा था जो फौज में काम करता था। वह अपनी बूढ़ी माँ को 20 रुपए माहवार भेजता था। बूढ़ी माँ उनको खर्च न कर एक साहूकार के यहाँ जमा कर देती थी। लेकिन एक दिन साहूकार का दिवाला निकल गया। बस उसी दिन से उसका स्वभाव और भी तेज व चिड़चिड़ा हो गया था। बसंत लता के माँ बाप जब दोनों बहुत छोटे थे तभी गुजर गए थे। दादी माँ उनके घर के पास ही रहती थी। वह उन दोनों अनाथ बालकों को पालने पोषने का फैसला कर घर ले आई। तब से बसंत लता वहीं रहने लगे थे। उनका लिखने पढ़ने में बहुत मन लगता था। हर परीक्षा में दोनों प्रथम आते। पाठशाला के अध्यापक भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनको वजीफा मिलता था जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च निकलता था। लेकिन बुढ़िया नहीं चाहती थी कि वे पढ़े लिखें। वह चाहती थी कि जमींदार के घर में उसे जो कुछ काम करना पड़ता है उसमें दोनों हाथ बटाएं। बसंत और लता को दादी की झिड़कियां सुनना पसंद था, लेकिन लिखना पढ़ना वे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते थे। एक दिन की बात है, आकाश पर बादल घिर आए थे। थोड़ी देर पहले खूब पानी बरस चुका था। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। खाना देर से मिलने के कारण लता को स्कूल जाने में देर हो गई थी, इसलिए वह भागकर जाने लगी। सहसा उसका पैर फिसल गया। वह कीचड़ में गिर पड़ी। उसके कपड़े खराब हो गए। नहर के पानी से हाथ पैर धोकर वह उसी हालत में स्कूल पहुंची। 11 बज चुके थे। पाठशाला की घंटी बज गई थी। बच्चे प्रार्थना करके अपनी अपनी कक्षाओं में बैठ गए थे। लता दबे पांव अपराधी की तरह सिर नीचा किए कक्षा में पहुंची। उसे देखते ही सब बालक हंस पड़े। अध्यापक ने उन्हें डांटा और लता को छुट्टी देकर कपड़े बदलकर आने के लिए कहा। लता वहां से घर चल दी। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का पहला अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।